तो स्क्रिप्ट वही है, टीम वही है, लेकिन शहर बदल गया है। पहले दिल्ली को दहलाया, अब पूरी मनचाती बेंगलुरु को दहलाने की, और कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाबी हो जाते हैं। क्योंकि बात करते हैं 4 बजे के इस वक्त की, जो बड़ी खबर है वो है बेंगलुरु हिंसा में जांच अब शुरू हो चुकी है। बेंगलुरु दक्षिण से सांसद बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट करके लिखा है कि बेंगलुरु के मुख्यमंत्री से कि मेरा निवेदन है कि वो संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए योगी मॉडल अपनाए, यानी कि दंगाइयों की संपत्ति को वैसे ही जब्त करें जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया था। तो बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जिस वक्त उत्तर प्रदेश में सीएए और एनआरसी के नाम पर एक प्रायोजित हिंसा हुई थी और तमाम जगहों पर हमने देखा जो आगजनी की गई थी, और उसके बाद योगी ने ऑर्डर दिया था कि जिन जिन संपत्तियों का नुकसान हुआ है उसको लिया जाए, उसको वसूला जाए। दंगाइयों से ये देखिए, तेजस्वी सूर्या जो कि बीजेपी के सांसद है, उन्होंने ये चिट्ठी भी लिखी है येदियुरप्पा को। जयपाल शर्मा बेंगलुरु से हमारे साथ है। साथ ही साथ हम कहें कि क्यों हम कह रहे हैं ये शाहीन बाग 2 है। ये दिल्ली दंगों की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, दोबारा जो है शहर बदल दिया गया, लेकिन सब कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। जितेंद्र शर्मा ने बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन की थी, उनके पास भी हम चलेंगे। प्रमोद शर्मा भी है, पीएफआई के तमाम ठिकानों पर गए थे लगातार, वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जयपाल, तेजस्वी ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखने के बाद वो कहते हैं कि अपनाया जाए, यानी कि जीरो टॉलरेंस बरती जाए इन दंगाइयों के खिलाफ। और जिस तरीके से आपने, साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने वो घर दिखाया था विधायक का, जैसे वो जलाया गया था, वो तो ऐसे लग रहा था बाकायदा सोची समझी साजिश के साथ, हथियारों के साथ जलाने के लिए ही भीड़ आई थी। जी बिल्कुल सचिन, दरअसल जब आप उस इलाके के अंदर में घुसते हैं, भले वो डीजी हल्ली पुलिस स्टेशन हो या विधायक वेंकटेश मूर्ति का वो घर, उसको देखने के बाद आपको सहज अंदाजा लग जाता है कि ये हिंसा तुरंत भड़की हुई हिंसा नहीं है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है और गुस्सा आ गया उनको। ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरी तैयारी के साथ आए हों। उस घर को देखने के बाद आपको इस बात का बखूबी एहसास होता है कि वो अपने साथ जरूर कुछ ऐसे तत्व लेकर के आए थे ताकि वो पूरे के पूरे घर को जला डालें, और वो हुआ है। डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन से अंदर और बाहर लगभग 200 के आसपास जो है वाहन, जिसमें 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन वो हैं, वो भी पूरी तरह से जला दिए गए हैं। पुलिस के बड़े बड़े जो बसें हैं उनको जला दिया गया है, पुलिस की बाइक्स को जला दिया गया है, जो बाइक सीज करके रखी गई हैं उनको भी जला दिया गया है, पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। ये सारा सब कुछ आराम से या ये कहकर कि अचानक भीड़ भड़क गई से नहीं होता है। अचानक भड़की भीड़ जो है वो थोड़ी बहुत पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस आती है, वो भीड़ तितर बितर हो जाती है, पर ये भीड़ डटी रहती है। बावजूद उसके, उनका पहले ये कहना था कि हमारी एफआईआर नहीं ली जा रही, लेकिन एफआईआर होने के बावजूद भीड़ वहाँ से नहीं हटती है, वहाँ हिंसा बढ़ती है और बढ़ती ही चली जाती है, और अंत में पुलिस को जो है फायरिंग करनी पड़ती है। जी नहीं, लेकिन 70 से 80 पुलिस वालों पर जो है, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, उनके सिर फूटे हैं, वो लगातार ये कर रहे थे। जितेंद्र, मैं क्यों कह रहा हूं ये शाहीन बाग 2, बिल्कुल वैसे लगता है कि सबसे पहले एक चीज भड़काई जाती, इतनी जल्दी आसानी से नहीं होता कि जो मुजम्मिल पाशा है वो जा रहे हैं थाने में एफआईआर कराने के लिए, बाहर आकर के नारायण तकबीर के नारे लगाने लगते हैं और इतनी ही देर में सैकड़ों हजारों की भीड़ आ जाती है, और वो भीड़ उसी तरीके से काम करती जैसे दिल्ली दंगों के वक्त सुनियोजित तरीके से पेट्रोल बम और पत्थर तक के साथ काम किया गया था। सचिन, मुजम्मिल पाशा जिनको गिरफ्तार किया गया है और जो इस पूरे भीड़ को लीड कर रहे थे, वो एसटीपीआई से जुड़े हुए हैं। एसटीपीआई वही एक एसोसिएशन है जो कि शाहीन बाग में और एंटी सीएए के प्रोटेस्ट में देश भर के अंदर प्रोटेस्ट करने को लेकर के लगातार वो लगी हुई थी। पीएफआई के साथ मिलकर के जो शाहीन बाग है या देश भर के अंदर जो संगठन एंटी सीए को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको वो कहीं ना कहीं फंडिंग कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। और लगातार इससे पहले जितनी भी जांच एजेंसीज हुई हैं जिन्होंने जांच की है, तो एक्टिवली इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। और जिस तरह से ये हादसा हुआ है, जिस तरह से ये घटना हुई है बेंगलुरु के अंदर, ये पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि सुनियोजित तरीके से ये हिंसा की गई है। दिल्ली दंगों के अंदर भी हमने देखा कि उसको प्लान तरीके से उसके अंदर पीएफआई
का लिंक था, उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। ठीक इसी तरह की प्लानिंग बेंगलुरु के अंदर आप देख सकते हैं कि जो एक पोस्ट को लेकर के एक विवाद है, उसको लेकर के पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। अगर विवाद था तो उसको लेकर के धरना प्रदर्शन या लेकर के जो अपनी बात है वो आराम से रखी जा सकती थी, लेकिन जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, आग लगाई गई है, तो उससे सीधा है कि वहां पर कुछ और ही इनका मकसद था, जिसको लेकर के बैकिंग थी। एसडीपीआई से वो जुड़े हुए हैं, इसका लिंक पहले भी स्टैब्लिश हो चुका है एंटी-सीएए को लेकर के, और बाकायदा बेंगलुरु के अंदर इन्होंने पहले भी इस तरह की घटना करने की कोशिश की थी जब एंटी-सीएए को लेकर के वहां पर प्रदर्शन चल रहा था। यही लोग थे जो पूरी तरह से एक्टिव थे और किसी ना किसी तरह से उसको लगाए रखना चाहते थे। हालांकि उस दौरान वो हिंसा नहीं कर पाए थे, तो अब जो है उन्होंने किसी बहाने से यहाँ पर जो हिंसा की है, तो उसमें साफ पता लग रहा है कि जो पहले से ही ये प्लान था उसी तरीके से वो गए वहां पर तोड़फोड़ की गई। जितेंद्र, इससे पहले कि मैं बताऊं कि क्यों ये हम सुनियोजित कह रहे हैं, मैं वापस आऊंगा आपके पास। इसे ऐसे देखिए ना, ये एक तो लगातार ये बयान आते रहे कि जब से शाहीन बाग हटाया गया कि दोबारा शाहीन बाग होगा, आप देखिएगा। फिर उसके बाद जब से भूमि पूजन हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से जब मंदिर निर्माण के लिए, भूमि पूजन के लिए सब आगे आए हैं, तब या तो प्रभु राम को लेकर के टिप्पणी करते रहे या फिर कहते रहे कि हम मंदिर तोड़ देंगे, वहां पर मस्जिद जो है हाजिया सैफिया की तरह बनाएंगे। कोशिश करते रहे भड़काने का, यानी सुनियोजित साजिश चल रही थी और मौका पाते ही बेंगलुरु को निशाना बना दिया गया। क्यों कहा गया था कि यह संयोग नहीं है कि जब ये कहते थे कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा शाहीन बाग में, ये प्रयोग है। प्रधानमंत्री मोदी को याद करना होगा जिस वक्त उन्होंने इस बात का इंडिकेट किया था। सुनिए जरा। साथियों, सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है, ये कहा था प्रमोद प्रधानमंत्री ने। और मुझे याद है आप उस वक्त कह रहे थे जब इसका इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा था कि ऐसी कोशिश अंडर द कारपेट की जा रही है दोबारा शाहीन बाग करने की, लेकिन दिल्ली में क्योंकि इनके तमाम चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, आका जो है तिहाड़ में है, इस कारण से ये किसी और शहर को निशाना बना सकते हैं। जी बिल्कुल सचिन, ना तो अभी पीएफआई ना एसडीपीआई इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर हम सिलसिलेवार से अगर चीज़ों को देखें तो पहले ट्रिपल तलाक, उसके बाद नागरिकता कानून, फिर 370 धारा हटा देना, फिर उसके बाद मंदिर निर्माण, ये एक के बाद एक हुई घटना हुआ है। उसके बाद से ही पीएफआई और एसडीपीआई जो चाहती है जितने भी शहर है वहाँ पे नागरिकता कानून के विरोध में लोगों को इकट्ठा किया था, उन्हें भड़काया गया था कि आने वाली पीढ़ियाँ उनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। और काफ़ी सारे बुद्धिजीवी हैं जो कि लिबरल गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इन्होंने लोगों को भड़काया था। जिस तरीके से शाहीन बाग में सड़क जाम करने के बाद दिल्ली की अलग अलग जगहों की रोड ब्लॉक कर दिया था और महिलाओं को आगे कर दिया था। पूरी तरीके से जो फंडिंग है वो पीएफआई और एसडीपीआई कर रही थी। और पूरे देश भर में, चाहे अलीगढ़ हो या बाकी जगहों पर, जिस तरीके से शाहीन बाग के मॉडल पे रोड ब्लॉक करके प्रदर्शन किया गया था, जो करोड़ों रुपए की फंडिंग थी वो एसडीपीआई और पीएफआई कर रही थी। और इस बात की जांच ईडी भी कर रही है किस तरीके से छोटे छोटे अमाउंट जो है लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते थे ताकि जो ट्रांजैक्शन की ट्रेल है वो पता ना चल पाए। तो उसी सिलसिले में कोरोना की वजह से उनको शाहीन बाग से उठना पड़ा था। और अब जब अनलॉक होने लगा है और ऐसे में जब सामने ये है कि अब किस तरीके से दोबारा से एकजुट किया जाए और अब राम मंदिर का निर्माण जैसे शुरू किया है, तो इसको एक मुद्दा बना के और किसी बात से लोगों को भड़का के शाहीन बाग पार्ट 2 देने की बात हो रही है। और कई बार ये बात भी सामने आई है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके फ़ोन कॉल या जिनकी बातचीत इंटरसेप्ट की है कि वो आने वाले वक्त में शाहीन बाग की तर्ज पे दोबारा रोड ब्लॉक करके एक वैसा ही बड़ा प्रोटेस्ट या फिर हिंसक आंदोलन करने की तैयारी में है। क्योंकि शाहीन बाग भी जब हुआ था उसके पीछे जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो दिसंबर के महीने में लिखी गई थी, जब 13 दिसंबर को सबसे पहले जामिया से
एक मार्च होने वाला था, पुलिस ने रोका, बेंगलोर पुलिस भी के ऊपर ऐसे पथराव थोड़ा हुआ। निशाना बनाया फिर गया। बेंगलोर आईटी 15 कैपिटल दिसंबर है। दिल्ली को पहले जब निशाना बनाया गया था तब ये कहा गया था देखिए डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, वो तो स्पीच तक मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि देश का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पर अगर दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स आ रहा है, लेकिन वहां माइनॉरिटीज पर कैसे जुल्म किया जाता है, ये साजिश रची गई आईएसआई से पैसे लेकर के, पीएफआई ने साथ मिलकर के। दोबारा बेंगलुरु, क्योंकि आईटी कैपिटल है, पूरी दुनिया में इसके लोग हैं, तो बेंगलुरु ये साजिशन जो है, ये तमाम चीजें साफ नजर आ रही हैं। क्या कहना है बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर का? थोड़ी ही देर पहले जयपाल ने बात की है। बेंगलुरु में कल रात भड़की हिंसा में 3 लोग मारे गए और अब पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसके तहत कई गिरफ्तारियां हुई हैं। आखिर ये हंगामा क्यों हुआ? इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत साहब मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, जिस तरह से हंगामा हुआ, ये लगता है कि ये स्वयं हुई हिंसा नहीं है, बल्कि एक तरह से प्रायोजित की गई या प्री प्लान हिंसा है? इस बारे में अभी इस स्टेज में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन आज ही से शुरू हुआ है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो कॉन्स्पिरेसी का हिसाब निकलेगा, अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो उस हिसाब से वैसा इसमें जैसा मालूम चलेगा उससे इन्वेस्टिगेशन होगा। हमने इस इन्वेस्टिगेशन को सीरियसली लिया है और सीसीबी हमारे यहाँ पर है, उसके अधिकारी जो हमारे सिटी क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो ये हिंसा भड़की, उसके पीछे जो कारण बताया गया, क्या वही कारण रहा? सुनने में आया वो यही है कि उस आदमी को अरेस्ट किया जाए, यहाँ पर लाया जाए, और शायद कुछ ऐसे भी मांग करी थी उन लोगों ने कि उनको हमारे सामने हमें सपोर्ट किया जाए, तो उसकी वजह से वो क्राउड बड़ा डिमांडिंग और अनरेस्टफुल हो गया था, तो उससे ये समस्या आई है। पुलिस के लिए बल प्रयोग करना जरूरी हो गया था उस वक्त में जो हालात थे? बहुत ज्यादा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन थी। आप ही देखिए, पुलिस की 2 बड़ी बसें जो कि केएसआरपी यूज करती है वो जला दी गई, एक हौसला पेट्रोल व्हीकल जला दी गई। जाहिर सी बात है पुलिस तो कहेगी कि फिलहाल वो जांच कर रही है और जाहिर सी बात है इस बारे में अभी बहुत ज्यादा वो तफसील देना नहीं चाहती। लेकिन जयपाल, 2 अपडेट्स आपसे जानना चाहूंगा। एक तरफ तेजस्वी सूर्य ने कहा है कि योगी मॉडल अपनाया जाना चाहिए, दंगाइयों को पकड़ के जो गिरफ्तारी जितनी हुई है 100-110 जो आप बता रहे हैं, उनसे ही वसूली की जानी चाहिए। नंबर 1, इस बारे में अपडेट दीजिए। और दूसरा ये कि कांग्रेस के विधायक का घर एक तरीके से उड़ा दिया गया और इतना सन्नाटा है आला कमान में, कांग्रेस का मौन समर्थन है क्या दंगों को? जी देखिए, कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा वक्त लिया इसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए। हालांकि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, दिनेश गुंडू राव, उन्होंने कल रात जरूर ट्वीट किया था और उसके अंदर कहा था कि इस तरह के हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं है। डीके शिव कुमार आज बोले हैं, उन्होंने भी इस घटना को कंडेम किया है। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले के अंदर में कांग्रेस जो है वो सरकार का सहयोग करेगी ताकि शांति बहाल की जा सके। जहां तक सवाल है तेजस्वी सूर्य का, तेजस्वी सूर्य ने जरूर ट्वीट किया है और ये कहा है कि जिस तरह से यूपी के अंदर में नुकसान की भरपाई वहां की सरकार ने की थी, बिल्कुल उसी चीज को यहां भी करना चाहिए। येदियुरप्पा पहले ही बोल चुके हैं कि इस पूरे मामले के अंदर में वो किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेंगे, हिंसा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, अगर कोई गलती हुई है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त मेरे साथ जो है रिजवान असद हैं। रिजवान असद उसी इलाके में रहते हैं, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इनको इस पूरे प्रकरण को देख करके क्या लगा। रिजवान, आप बताइए कि ये हिंसा हुई या भड़काई गई? सबसे पहले बात ये हुई कि जो डिगर्डेड फेसबुक पे जो सोशल पोस्ट आया है उसे देखकर कोई भी मुसलमान को एक तरफ से ये होता है कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उनकी ये किए, जो गुस्ताखी की है, इससे भड़क गए थे। परंतु ये क्या है, 25 लोग ने जाकर एफआईआर के लिए जो मांग की थी, इसमें से पुलिस ने कहा कि हम 2 घंटे वेट करो, तो इसमें कुछ लोग भड़क गए कि अगर कोई दूसरा कोई फेसबुक में या ट्विटर में कोई पोस्ट करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में क्यों गिरफ्तार नहीं करें? तो क्या इसी का फायदा उठा लिया दंगाइयों ने? इसी फायदा नहीं उठा। इससे ये हुआ कि टेंशन ये हुई कि पॉलिटिकल कुछ प्रेशर आ रहा है इसको गिरफ्तार नहीं करने के लिए, तो इसलिए कुछ लोग भड़क गए। नहीं, और
देखने में बाकायदा भीड़ एक और चीज भड़क क्या गई, वहां पर तो बाकायदा उस शख्स ने कह दिया कि मेरा हैक हो गया था, वहां पर ट्वीट जो है ये फेसबुक पोस्ट मेरे यहाँ से नहीं हुआ, लेकिन इतनी टॉलरेंस नहीं, या फिर ये कोशिश ही की जा रही थी, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ था। अमित मालवीय जो कि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने क्या कहा है एक बार उस पर रखते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पीएफआई का नाम लिया, फिर मैं जितेंद्र के पास जाऊंगा। बीजेपी के नेता अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ। अमित जी, बंगलुरु में जो भी हुआ, जो दंगा हुआ, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, जो लोग भीम और मीम राजनीति और गठजोड़ की बात करते हैं वो इस पूरे प्रकरण पे चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए क्योंकि जिस विधायक के घर पर हमला हुआ, आगजनी हुई, वो है तो कांग्रेस के, लेकिन दलित समुदाय से आते हैं और एक रिजर्व सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के विधायक को इस पूरे प्रकरण में छोड़ दिया है, क्योंकि वो उन लोगों के साथ आज खड़े दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आगजनी करी। आज सुबह एसडीपीआई के कुछ कार्यकर्ताओं को इसके लिए अरेस्ट किया गया है। स्वाभाविक सी बात है कि पीएफआई, जिसकी पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई है, उनके कार्यकर्ता, उनका संगठन इस पूरे प्रकरण में लिप्त है। इतना ही नहीं, दिल्ली में जो दंगे हुए, मेरठ में जो दंगे हुए, केरल में जिस प्रकार की रेडिकलाइजेशन हम देख रहे हैं, अन्य राज्यों में जिस प्रकार की हम रेडिकलाइजेशन देख रहे हैं, बार बार पीएफआई का नाम उठकर आता है। क्या दो चीजें उठती हैं, जब इतना ज्यादा पीएफआई को लेकर के शोर है तो पीएफआई खुले में ऐसे कैसे साजिश रच सकता है? जितेंद्र, एक ये बताइए, और दूसरा ये, जैसा आपने भी बताया था कि पीएफआई अपने नाम को यूज ना करके एसडीपीआई और तमाम ऐसे संगठन हैं जिनकी शह में इस तरह के काम भी करता रहता है, क्या इसका काम करने का और भारत तोड़ने का ये जो मोडस ऑपरेंडी है? देखिए, पीएफआई जो है वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक पूरे देश भर के अंदर फैली हुई एक संगठन है जो कि मुस्लिमों को और दलितों को रिप्रेजेंट करने की काम करती है, और इसने अपना पॉलिटिकल विंग बना रखा है एसडीपीआई। और ये एक तरह से कहते हैं कि देश भर से फंडिंग उठाती है। जब भी कोई इस तरह की घटना के अंदर, जो कि आगजनी, दंगे या इस तरह के जो लोग होते हैं, जब भी ये लोग गिरफ्तार होते हैं तो इनके लिए बड़े बड़े वकील जो है पीएफआई हायर करती है, उनको रिप्रेजेंट करती है, उनको बचाने का काम करती है। एसडीपीआई भी इसी का एक पॉलिटिकल विंग है जो कि लगातार जो है इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसके अंदर शामिल रहती है। अगर आप देखिए, एंटी-सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था, देश भर के अंदर हुआ था, तो उसके अंदर देश भर के अंदर जो गिरफ्तारी हुई थी, जो लिंकेज निकल करके आया था, वो पीएफआई और एसडीपीआई का था। जो दंगे हुए थे, जो विरोध कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उनमें इन्हीं के लोग या इन्हीं के सपोर्टर थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। एक बात और बता दूं, पीएफआई जो केरला के अंदर है, वहां पर भी इनके बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, इससे पहले भी, ये तो अभी एंटी-सीए की बात नहीं है, इससे पहले भी लगातार इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं उसमें लगातार गिरफ्तार होते रहे हैं। उनमें उनका लगातार जो इस तरह के जो देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनके अंदर उनका लिंकेज या उनकी कहीं ना कहीं जो भागीदारी है वो लगातार मिलती रही है। बड़ा संगठन बन चुका है, देश भर से पैसा इकट्ठा करता है और उसके बाद उसी पैसों का इस्तेमाल इस तरह से गतिविधियां, आगजनी, तोड़फोड़ या जो इसमें गिरफ्तार होते हैं, मुस्लिमों को भड़काने से ही चलती है, दुकान देश में आग लगाने से ही चलती है, और उसी के नाम पर फिर ये दिखा करके कि यहाँ पर देखिए मुस्लिमों का चेहरा ऐसा है, वो पैसा बाहर से लेता है, भले हाई से क्यों ना लेना पड़े। क्या यही खेल है प्रमोद? छोटा सा जवाब 30 सेकंड में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से फंडिंग होती है पीएफआई की, एसडीपीआई जो करती है, और उसके बाद क्योंकि उन्होंने पिछली बार दिल्ली को इसलिए चुना था कि दिल्ली में केंद्र सरकार है और वो अपनी आवाज़ दिल्ली में रह के ही उठाना चाहती थी, लेकिन अब ये समझ में आ गया दिल्ली और यूपी में जिस तरीके से आंदोलन किए गए थे वो उस पर कामयाब नहीं हो सकते। दिल्ली में खासतौर पे एलआईयू की नज़र ऐसे दंगाइयों पर है, ज़्यादातर लोग जेल में है, जुडिशल कस्टडी में है, और बाकी लोग पुलिस की जांच में है। और अलीगढ़ में जो हुआ, उन्होंने यूपी मॉडल देख लिया, तो उसके बाद दक्षिण भारत में जहाँ पे पीएफआई काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वहाँ पर नहीं, लेकिन इससे एक चीज समझनी होगी कि जितनी कड़ाई से निपटा जाना चाहिए उससे ज्यादा कड़ाई यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि पीएफआई जिस तरीके से मॉड्यूल है, जो सेल है, वो अभी जिंदा है, और जैसे सुनियोजित साजिश दिल्ली में रखी थी, बेंगलुरु में भी कुछ वैसी ही साजिश नजर आ रही है। पुलिस हालांकि कह रही सुनियोजित कितनी थी इस बारे में जांच कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से बताने के लिए। प्रमोद आपका, जयपाल आपका और जितेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.